So yeah, good afternoon to all of you. Um, we are going to talk about a few important aspects of design. बेसिकली जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो क्या चीज़ों को हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। um, हम सब लोग जो क्लास अटेंड कर रहे होंगे, आई एम श्योर हम सब वी मस्ट बी फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड और आर्किटेक्चर बैकग्राउंड। तो हम आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स भी कुछ लेवल की डिजाइनिंग तो फॉर श्योर करते ही हैं, एंड वी नो एग्जैक्टली व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजाइनिंग। डिजाइनिंग करना एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारी उसका हमारे प्रोफेशन का। डिजाइन में बहुत सारी चीजें हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। दीज देयर आर फ्यू कंसिडरेशन दैट वी शुड कीप इन माइंड व्हेन वी डिजाइन। उनमें से वी स्पोकन अबाउट क्लाइमेट, वी टॉक्ड अबाउट विंड मूवमेंट, सन ओरिएंटेशन। ये कुछ चीजें हमने बात की थी कि सन का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में एंड हमारे डिजाइनिंग में भी, और अबाउट द वेदर ऑल्सो। ऐसे ही एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे वी डू स्टडी टू अ बेसिक लेवल। और आज मैंने बहुत इलाबरेट करके ये सेशन को रेडी किया है, so that you come to know a lot of other aspects also। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि आप शायद इतनी डेप्थ में स्टडी नहीं करते हैं। It is a part of surveying also, it is certainly a part of civil engineering। आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई मीन इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आई हैव कवर्ड the major part into it, and hope so that it's going to be fruitful to you and it's going to help you in one way or the other. So let's go to the PowerPoint which I have I have prepared for you, and उसमें हम एक चीज को we will I mean we are going to cover every aspect of the considerations. Okay. Yeah, here we go. Uh, Basically, main consideration design और planning के क्या होते हैं? Consideration means क्या चीज़ें हमें जो बहुत ध्यान में रखनी चाहिए जब हम डिजाइनिंग और प्लानिंग करते हैं। अब उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर भी कर लिए हैं और कुछ रह गए। उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है विच वी विल बी कवरिंग टुडे, इट इज़ दी टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी होती क्या है? हिंदी में इसे हम तल रूप कहते हैं और स्थलाकृति कहते हैं। आई होप आई हैव रिसर्च राइट, but that is what I have found out. Topography basically क्या हो, लैंड सरफेस, आपकी जो लैंड होती है द अर्थ, उसकी स्टडी को हम टोपोग्राफी कहते हैं। और इट इज़ द बेसिक, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। चाहे वो लैंडस्केपिंग हो, चाहे वो बिल्डिंग डिज़ाइन हो, चाहे वो I mean everything. Even if you have to do the farming, अगर आपको खेती भी करनी है तो you have to know about the site topography to a basic level of course। जैसे I guess farmer जब ज़मीन खरीदता है तो ये बातें बहुत ध्यान में रखता है कि वो उपजाऊ है कि नहीं है, वो फर्टाइल है कि नहीं, या वहाँ की ज़मीन की क्वालिटी क्या है, और वेदर इट इज़ रॉकी और नॉट। अगर वो रॉकी है तो फिर वो ज़मीन का पैच ऑफ लैंड खरीदता ही नहीं है कोई, बिकॉज वो किसी काम की नहीं होती। तो ये सब क्या है? दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। तो ये भी एक पार्ट ही है टोपोग्राफी का। एंड हम लोग एज एन आर्किटेक्ट हम थोड़ा सा और डिस्कस ज़्यादा करते हैं, वी गेट मोर इन टू डिटेल ऑफ इट फॉर श्योर, बिकॉज हमारा
हमें वी आर क्रिएटिंग समथिंग, वी आर क्रिएटिंग होम फॉर पीपल, वी आर क्रिएटिंग एन अडोब फॉर पीपल वेयर पीपल आर गोइंग टू लिव, and it has to be stable, strong, and something which you really are dependent on. तो वो उसके लिए जो भी डिजाइनिंग से पहले की जो स्टडी होती है उसे टोपोग्राफिकल सर्वे कहा जाता है। और अब बहुत सारी चीजें हैं जो टोपोग्राफी में कवर होती हैं, जिसमें से टोपोग्राफी एक्चुअली कवर करता है जमीन का क्या स्ट्रक्चर है, माउंटेन्स, रिवर्स, और वहाँ पे वैलीज हैं, कहाँ पे मतलब स्वेल हैं। अब स्वेल को कहते हैं जैसे डिच, गड्ढा, बहुत बड़ा एक ड्रॉप है, और कहाँ पे वो प्लेटू फॉर्म कर रहा है, कहाँ पे आपके वैली फॉर्म होती है। तो ये सारी चीज़ें टोपोग्राफी ही कही जाती हैं, इनमें सारी स्टडी आ जाती है, रिसर्च होती है ये। और जो कि एक डिजाइनर, एक आर्किटेक्ट के लिए, एंड ऑफ कोर्स फॉर द सिविल इंजीनियर आल्सो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोपोग्राफी शब्द ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द वर्ड टोपो एंड ग्राफिया। टोपो मीन्स प्लेस एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। So it is supposed to be a write up for that, for a specific place, I would say. So that is what is topography. Okay, right. अब टोपोग्राफी होती क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है जिसमें सारा डेटा लिस्ट होता है। अब उसमें इन्वेंट्री में होता क्या क्या है? एक डेटा कलेक्शन होता है। जैसे आप ये एक इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, you can see land, and then you can see mountains also coming here, you can see civilization, लोग यहाँ रह रहे हैं, थोड़े बहुत यहाँ वैली में रह रहे हैं। देखिए क्या है, this is what is called the this is called the topographical data of that particular area. For example, आपको इसी जगह पे कहीं घर बनाना है, तो आपको इस सराउंडिंग का पहले एक डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ की ज़मीन कैसी है, यहाँ फ्लैट लैंड है या यहाँ पे लेवल्स आ रहे हैं। अगर लेवल आ रहे हैं तो आपको डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करना होगा, एंड इफ इट इज़ अ फ्लैट लैंड, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू डिज़ाइन इन अ डिफरेंट वे। तो दोनों केसेस में डिज़ाइन अप्रोच तक पहुँचने के लिए आपके पास पहले डेटा कलेक्शन होना चाहिए। Data analysis. Site analysis considers the data and qualifies it as a design constraint. अब ये साइट एनालिसिस आप करते हो, साइट के बारे में जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, वही आपके लिए डिजाइन कंस्ट्रेंट होता है। डिजाइन कंस्ट्रेंट यू मीन वो एक बेसिस होता है आप डिजाइन को अप्रोच करने के लिए। आप डिजाइनिंग तब शुरू करोगे जब आपके पास ये पूरा डेटा एनालिसिस अवेलेबल होता है। The goal of the site inventory and analysis is to create and display information geographically. साइट इन्वेंट्री का बेसिक गोल ये होता है कि वो पूरा का पूरा डेटा आपके लिए डिस्प्ले करता है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है जो ज्योग्राफिकली अवेलेबल होती है उस जगह की। The site inventory and analysis items are transferred to the design program in the next step of the design process. अब जब आप डिजाइन करते हो, यही डेटा आप अप्लाई करते हो और डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करते हो। जो भी आपका डिजाइन बनता है उसमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। अगर आप इन चीजों को इग्नोर करोगे तो आपका डिजाइन आई गेस उस पर्टिकुलर जगह के रेफरेंस से नहीं बनेगा, फिर तो वो कहीं भी बन सकता है। If you don't think about topography, if you don't think about the soil and the terrain and the levels of that particular area, आप वो डिजाइन दिल्ली में बनाओ या आप चाहे उसे शिमला में बनाओ या यू मेक इट इन द साउथ केरला और एनीवेयर इन बैंगलोर, प्रॉब्ली डिजाइन शुड बी द सेम। बट ऐसा होता नहीं है। एवरी एवरी प्लेस, उसका जितना क्लाइमेट का इफेक्ट होता है उतना ही वहाँ की सॉइल, वहाँ की लैंड, वहाँ के लेवल्स, whether that particular land is close to the river or not, whether it is to what height from the sea level, ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जब हम ये सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। अब लेट्स कम टू द मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि टोपोग्राफी के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वन इज द एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है हाइट। अब हाइट यू मीन जो आपका सी लेवल है, दैट इज सपोज टू बी द बेस लेवल।
जहाँ से हर चीज विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल मेजर होती है। तो जैसे दिल्ली का भी अबव सी लेवल है, दैट मैक्सिमम हाइट इट कम्स आउट टू बी 300 अप्रोक्सीमेटली अबव द सी लेवल। ऐसे ही अब शायद हिल स्टेशन पर जाओगे तो इट माइट गो टू 3000 4000 अबव सी लेवल, सो दैट मीन्स यू गोइंग हायर इन ऑल्टीट्यूड। तो ये चीजें, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द एलिवेशन, कितनी हाइट पे है। देन कम्स द स्लोप। स्लोप मीन्स अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आप आर यू ऑन द फ्लैट लैंड और ऑन द स्लोप। तो वो स्लोप इंपॉर्टेंट होता है। स्लोप का मतलब है स्टीपनेस, परसेंटेज एंड हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल रेशियो। हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल का जो स्लोप बनता है उसको हम स्लोप कहते हैं, और वो स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन कम टू द एस्पेक्ट। व्हाट इज एस्पेक्ट? अब जैसे ये आप एक इमेज देख रहे हो यहाँ पे, एंड दिस इमेज शोज दी विच क्लियरली शोज यू द डेफिनेशन ऑफ एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि जब माउंटेन होता है, आपने कई बार व्हेन यू वुड हैव गॉन टू अ हिल स्टेशन, आपने देखा होगा कि किसी एरिया में बहुत अच्छी धूप आती है और किसी एरिया में धूप बिल्कुल नहीं आती है, वो बिल्कुल अंधेरा शेडी रहता है। तो दैट इज बिकॉज आपको कुछ एरिया में सन मिल रहा है, कुछ में नहीं मिल रहा है, एंड सो दैट इज व्हाट साउथ इज मोर यू नो, आपका सूरज की रोशनी साउथ में बहुत ज्यादा होती है, तो साउथ आपका बहुत लिट अप रहता है, और वेयर एज द नॉर्थ एरिया रिमेन्स द शेडी। एस्पेक्ट में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती है कि आप जब डिजाइन करोगे तो आप व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड वेयर यू आर डिजाइनिंग। वो जमीन में जहाँ पे आप डिजाइन कर रहे हो उसका एस्पेक्ट क्या है, वेदर इट इज साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग। देन कम्स द लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म मीन्स उसकी शेप कैसी है, उसका मास कैसा है, उसकी प्रोफाइल कैसी है, दैट इज द लैंडफॉर्म। मतलब वो स्लोपिंग में है, टेढ़ी मेढ़ी है, यहाँ बहुत पेड़ है, यहाँ वहाँ पे पत्थर की रॉकी है, तो ये सारी चीजों को आप कहते हो दैट इज द लैंडफॉर्म। Now, we've already spoken about aspect. It is one of it's the same thing that we have already explained you. Slope aspect is important for passive and active solar building design as well as indicator of vegetation and wildlife habitat. Now, aspect बहुत important होता है जब हम solar passive and active solar building design करते हैं। पैसिव एक्टिव सोलर बिल्डिंग डिजाइन करने का मतलब है कि आप ऐसी बिल्डिंग डिजाइन करते हो जो कि सोलर यू मीन सूरज के ऊपर डिपेंडेंट हो। यू आर मेकिंग अ हाउस which will remain warm with the help of the sun and which is going to be comfortable because you are using natural resources more. वो पैसिव एंड एक्टिव सोलर बिल्डिंग डिजाइनिंग होती है, और उसके लिए एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको हम लोग बहुत ध्यान में रखते हैं। In site analysis, identify the slope offering optimum solar access. Other considerations is shady microclimates on the north slope and areas of rapid and slow snow melt. अब साइट एनालिसिस हमें ये ध्यान में रखना होता है किस स्लोप पे हमें सबसे ज्यादा सोलर एक्सेस मिल रहा है, मतलब कौन सा माउंटेन या कौन सा भी एरिया है जहाँ पे सोलर रेडिएशन ज्यादा है। और ये ध्यान में रखना होता है जहाँ पे सोलर रेडिएशन नहीं है, दैट इज द नॉर्थ, वो बहुत शेडी होगा और वहाँ का क्लाइमेट बहुत अनकंफर्टेबल होगा। तो ये चीजें हमको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, और ये चीजें तभी भी ध्यान में रखते हैं जब when we buy a piece of land on hill station। मैं हिल स्टेशन पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दैट इज वेयर द मैक्सिमम slopes are there, and you have more chances of playing with the slopes and designing there, so it's more interesting. So naturally Delhi mein to you hardly are able to find any slopes because it's a flat piece of land. हिली एरियाज में ज्यादा स्लोप्स होते हैं, तो चैलेंज इज मोर व्हेन यू डिजाइन। So now coming to the elevation. Elevation में आपने ये प्रोफाइल तो देख ही रहे हैं, you can see the mountain profile. This is what is we call the elevation. अब elevation जो भी होती है वो I told you earlier, वो river the sea का level होता है उसके reference में होती है। That means there is a rule also कि as you go higher in altitude, the temperature also reduces. जैसे आप ऊपर जाना शुरू कर देते हो, you go to Dehradun, then you go to Missouri, you'll find that temperature is reducing and it gets colder and chillier.
सो वो क्यों होता है? बिकॉज आप जैसे ही हाइट में इंक्रीज होती है और व्हेन यू रीच हायर with the altitude, the temperature reduces with every 300 feet. 1 degree of a temperature difference is there. Now, this is not a standard thing. It all varies from place to place and city to city. So, it actually depends कि आप कहाँ पे हो और जरूरी नहीं कि ऑल्टीट्यूड का टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली ही चेंज होता है, तो इट वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। बट ये एक थोड़ा सा थंब रूल ले लेते हैं कि हाँ दिस इज हाउ इट इज। नाउ कमिंग टू द स्लोप्स, impact on location of building, roads and walk। स्लोप का इम्पैक्ट रोड्स और वॉकवेज और बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा होता है। जो ये प्रोफाइल यहाँ पे इमेज बनी है जिसको हम लोग पेनोरमा कहते हैं, पेनोरमा मीन्स दैट इट इज इट कवर्स द वाइड रेंज ऑफ एरिया, तो वो आपको दिख रहा है। दिस इज एक्चुअली फ्रॉम टॉप, जब आप माउंटेन्स में, माउंटेन एरिया में होंगे, पहाड़ पे जब when you watch from the aeroplane और probably ड्रोन से देखोगे तब आपको ऐसे कुछ इमेजेस दिखेंगे और सैटेलाइट इमेजेस हैं ये, एंड दीज आर बेसिकली माउंटेन्स व्हिच यू कैन सी। तो और दिस इज द रिवर फ्लोइंग एंड देयर इज अ ब्रिज हियर, एक्चुअली इट्स अ डैम। तो यहाँ पे डैम दे रखा है एंड दिस इज दीज आर द माउंटेन्स एंड हियर इट इज अ हायर माउंटेन विच इज गोइंग अप। सो इफ यू कीप सीइंग दीज काइंड ऑफ इमेजेस, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। बहुत सारी इमेज देखोगे आपको रियलाइज होगा और रिलेट करना शुरू कर दोगे। इनिशियली थोड़ा सा लगता है कि हाँ व्हाट इज हैपनिंग, बट देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। Site analysis mapping provides 3 or 4 categories from most to least suitable for construction, and the sense and insensitivity mapping most to at least suitable for landslides and erosion। बेसिकली इस एरियाज में अगर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए प्राइमरली 4 कैटेगरीज में ये लोग कर देते हैं कि ये बेस्ट सूटेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए या लीस्ट सूटेबल है, और उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब उसमें से एक पैरामीटर ये भी होता है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स तो नहीं होते, इरोडेड सॉइल तो नहीं है। अगर वहाँ की लूज सॉइल है एंड इरोजन्स बहुत होते हैं तो दैट इज नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर वो बहुत रॉकी एरिया है तो इट इज लेस सूटेबल बिकॉज रॉकी एरिया में कंस्ट्रक्शन बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। बट हाँ ये भी है कि there are a lot of people who really enjoy getting a house constructed where it is where there are rocks, so that you get a very lovely landscape surrounding around the house। ऐसा भी है, but then construction cost goes escalates higher, महंगी हो जाता है और costlier होता है, so it's not easier। But people do believe and it all depends on individual। but हाँ ये है कि जहाँ पे erosions होते हैं, landslides होते हैं, वहाँ पे suitable नहीं है because it's very risky to construct a house there। Now coming to relief and contours। contours word तो आपने काफी सुना होगा, contoured land ये वो। तो ये contours होते क्या हैं? बेसिकली जो भी माउंटेन होता है उसमें हम एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करते हैं जो कि उसकी एक पर्टिकुलर लेवल बता देता है। जैसे ये इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस इमेज में आपको ये लाइन दिख रही है। सो दिस इज शोइंग 2000 फ्रॉम द सी लेवल एंड अनदर लाइन विच इज 22,500 above the sea level and so on। what there are few thumb rules also which we are going to talk about, but इन्हीं को हम contour lines कहते हैं। इसमें there are a lot of millions of dots that are calculated and then they are converted into a line। so every line is considered to a is a hypothetical line। मतलब एक imaginary line होती है जो कि eventually एक आपका level difference को demarcate करती है। अब उसके बाद एक और लाइन उसके ऊपर कनेक्ट क्रिएट की और उसके बाद एक और क्रिएट की। तो ऐसे इन्होंने डिफरेंट लाइंस क्रिएट की हैं। बट एक चीज आपने अगर नोटिस की हो कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सबका इक्वल है। इट गोज 250 डिफरेंस, देन 250 डिफरेंस, देन 250। और ये चीज थंब रूल होता है, they have to keep it uniform difference between every contour line so that आपको कभी confusion ना हो। so that when the lines are created, अगर आपके यहाँ पे लिख दिया 1700 और 4 लाइनों के बाद उन्होंने लिख दिया अगर 2000, so that is very clear that
every line denotes 100 whatever the unit be, meter or feet whatever. तो उस तरीके से ये कॉन्टूर लाइंस क्रिएट किए जाते हैं विच गिव्स यू अ फीलिंग कि ये इस माउंटेन का शेप क्या है, आपको समझ में आने लगता है। तो दैट इज व्हाट दिस ड्राइंग डिमार्केट। और इसके बाद हम बहुत सारी देखेंगे जिसमें आपको फिर और रियलाइज होगा एंड यू विल अंडरस्टैंड बेटर। Contour lines connect points of equal elevation. By reading contours, we interpret height, slope, shape in topographic maps. Contour lines basically point connect करती हैं equal elevation में, मतलब elevation में भी equal जाती हैं and then वो horizontally भी equally points को connect करती हैं। इससे हम इंटरप्रेट करते हैं हाइट, स्लोप और शेप इन टोपोग्राफिक मैप, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी एरिया कवर किया है, चाहे उसमें माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, या आपके सैंड ड्यून्स हैं, या वहाँ पे आपके प्लेटूज हैं, कुछ भी है, लेकिन बेसिकली जो भी है उस लैंड फॉर्म को जो कवर करते हैं उसका वो शेप, साइज और हाइट आपको बता देता है। इफ द कॉन्टूर्स आर क्लोज टुगेदर द स्लोप इज स्टीप। अगर कॉन्टूर्स बहुत पास हैं एक दूसरे के, तो उसका मतलब है वहां पे स्लोप बहुत स्टीप है। स्टीप का मतलब है बहुत व्हाट आई से, एक होता है ग्रेजुअल जो ऐसे चल रहा है, और स्टीप होता है बिल्कुल वर्टिकल से थोड़ा कम, सो दैट वहां पे आपके कॉन्टूर्स बिल्कुल क्लोज दिखेंगे, प्लान क्लोज लगेंगे, एकदम एक दूसरे के पास आ गए। जहाँ पे आपके कॉन्टूर लाइन बहुत पास है, इसका मतलब है वहां पे आपकी स्लोप बहुत हाई एंगल पे है, और अगर जहाँ बहुत दूर जा रहे हैं तो वहां पे स्लोप बहुत ग्रेजुअल है। If contours are close together, the slope is steep. But when the contours are spread apart, the slope is more gradual. बहुत gradual होता है। We use contours for mountains, valleys and plateaus. हम contours को basically mountains, valleys और plateaus के लिए show करते हैं. Not for the river of course, because river का flow तो static नहीं होता, और दूसरा it is always straight, so waves को तो आप उसमें नहीं convert कर सकते. Just a joke. But माउंटेन्स के लिए यूज होता है। और सो वी कम टू कॉन्टूर लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिमार्केट की हैं जो कॉन्टूर लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब आप इस इमेज में आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे लॉट ऑफ लाइंस आ गए। मेजर लाइंस डार्क वाली हैं, उसके बाद अंदर भी बहुत छोटी छोटी लाइंस हैं। अब क्या किया है इन लोगों ने, मेजर लाइन दिखाई है क्योंकि इट्स अ ह्यूज माउंटेन, और इसका सर्वेइंग किया इन लोगों ने, एंड देन दे कम आउट विद दिस टोपोग्राफिकल मैप ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। और इसमें जो डार्क लाइंस हैं ये बेसिकली आपको दिखाने के लिए है कि इतनी लाइंस के बाद इतनी हाइट पे हम पहुंच जाते हैं। So you can see here it is 1600, and after 1, 2, 3, 4, it is 2000. So this is 1600 meter and this is 2000 meter. That means from here to here आप 400 मीटर ऊपर आ गए हो, 400 मीटर। और 400 मीटर को इन्होंने डिवाइड किया है यहाँ पे ऐसे, और फिर इसके अंदर भी लाइंस हैं। So that means every line, I guess there are 5 lines. So between 100 there are 5. That means every line denotes 20 meters. तो इस तरीके से रीड किया जाता है प्लान को कि ये कैसे मूव कर रही है। और जहाँ पे ये ऐसी लाइन फॉर्म कर जाती है जिस तरीके से आपको ये एरोज आपको फील हो रहा होगा, यहाँ पे एक रिज फॉर्म कर रही है। तो दीज आर बेसिकली ये माउंटेन्स जहाँ पे खत्म होते हैं और दूसरा माउंटेन खत्म होता है, उसका एज जो बनता है ये वो पोर्शन है। ये एक्चुअली वही इमेज है जो हमने पहले डिस्कस की थी या देखी थी। अब इसी जिसका आपने ये मैप देखा है, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इट इज जस्ट द सेम थिंग। सॉरी, आई विल ज़ूम इट फॉर यू सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। इसमें ये वाले जो आपको पोर्शन दिख रहा है वो ये वाला पोर्शन है, एंड दिस होल फ्लैट सरफेस व्हिच यू सी हियर इज दिस पोर्शन। अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है लाइन, दैट मीन्स ये फ्लैट हो गया। एक बहुत दूर गई, इसका मतलब ये और हल्का सा ऊपर चढ़ा है। तो ये यहाँ तक ये बहुत स्लाइड स्लोप्स हैं, उसके बाद ये ग्रेजुअल जा रहे हैं, और यहाँ आके दे आर वेरी डेंस, मतलब स्लोप बढ़ गया है यहाँ पे। तो वो दिस तरीके
इस तरीके से दे आर एक्चुअली शोइंग दिस इज द रिवर। ये सारे उसी की, जो पहली इमेज दिखाई थी उसी की ये थोड़ी डिटेल्ड है। तो दिस इज हाउ इट इज। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या। पहली चीज इंटरवल। इंटरवल मतलब दे आर सर्वे के हिसाब से जो भी जिस इंटरवल पे कॉन्टूर लाइन को मार्क किया जाता है दे आर इक्वली प्लेस्ड, एक दूसरे के बीच में उनका डिस्टेंस इक्वल होता है एंड हाइट्स भी इक्वली ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक के बीच में 100 मीटर का है, दूसरा 60 मीटर है, 70 मीटर है। ऐसा नहीं करते बिकॉज दैट विल क्रिएट द कंफ्यूजन। और मैप को रीड करने के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, तो उनमें से कुछ गाइडलाइंस ये भी हैं। कॉन्टिन्यूस डोंट स्प्लिट और क्रॉस, मतलब एक कॉन्टूर लाइन दूसरी कॉन्टूर लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेगी। इट गोज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, उनके बीच में एक डिस्टेंस होता है और वो एक दूसरे को कभी टच भी नहीं करते। So that is another thumb rule. Indicate infinite number of points of equal elevation. इसमें इंडिकेशन बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, जो कि पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइन फॉर्म करती है और फिर एलिवेशन क्रिएट होता है। यूनिफॉर्म स्लोप अज्यूम्ड बिटवीन कॉन्टूर्स। जो दो कॉन्टूर लाइंस होती हैं उनके बीच का जो स्लोप होता है वो यूनिफॉर्म कंसिडर किया जाता है, उसमें कहीं डिफरेंस नहीं आता है। स्टीपेस्ट स्लोप इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टूर। जहाँ पे स्टीपेस्ट स्लोप है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होता है, जो मैंने आपको बताया। अगर वो बहुत पास पास कॉन्टूर लाइन है दैट मीन्स देयर इज अ स्टीप स्लोप। नाउ वील डिस्कस अबाउट व्हाट इज यूएसजीएस एंड जीएसआई। यूएसजीएस एक ऐसी सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है which is in United States and basically their role is to study the landscape and natural resources of United States. ये लोग सिर्फ वहाँ की लैंडस्केप और नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं, इनका ये बेसिक मोटो होता है। एंड देन द पर्पस ऑफ यूएसजीएस इज फाइंडिंग इज रिसर्च एंड नॉट रेगुलेशन। ये लोग रिसर्च बेस्ड हैं बट इनके कोई रेगुलेशंस नहीं होते। रेगुलेशन आई मीन दे आर नॉट कमिंग आउट विद एनी रूल्स। इन्होंने रिसर्च किया एंड देन द रिसर्च इज पास्ड ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशन और द म्यूनिसिपल ऑफ द दैट पर्टिकुलर कंट्री, और वो फिर रेगुलेशंस को वर्कआउट करते हैं। USGS has nothing to do with that. जैसे यूनाइटेड स्टेट में USGS है, ऐसे GSI is in India, that is Geographical Survey of India. उसका काम actually it was established in 1851 and basically it was established to find coal deposits in the railways. और but later on इनका scope बढ़ता चला गया and then their function of GSI was related to creation and updation of natural geographic information and mineral resources. Now they are into the whole the whole work the way USGS works. Geographical Survey of India जो GSI है उनका main headquarter Calcutta में, and then they have other 4 at various metropolitan cities. But they are the people who are controlling all these things. Now, contour signatures. I want you to understand basically this diagram will show you contour lines और topography को आपको कैसे समझना है। तो उसके लिए आई विल टेल यू व्हाट, कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। स्वेल क्या है, रिज क्या है, समिट किसे कहते हैं, 3-4 वर्ड्स हैं व्हिच यू रिमेंबर दैट। अब जब आप कॉन्टूर्स लाइंस देखते हैं तो आपको देखना होता है 42, 43, 44, 45, 46। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 46 और फिर ये नीचे जा रहा है एंड 42 और नीचे आ गया। जब आपका क्रॉस सेक्शन एलिवेशन बनाओगे तो आप देखोगे ये डीप होता हुआ जा रहा है। अगर नीचे होता जा रहा है तो इसे स्वेल कहते हैं, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ अ शैलो जगह नहीं होती, जैसे एक शैलो गड्ढा, जैसे छोटा गड्ढा तो छोटा होता है, इट इज अ ह्यूज स्वेल इज ह्यूज, बड़ा होता है साइज में, और ग्रेजुअली नीचे डीप डेप्थ में जा रहा है, तो इसे कहते हैं, इसको डिफाइन ही करते हैं स्वेल। एंड व्हाट इज रिज? रिज इज द ऑपोजिट ऑफ इट। जैसे आप 46 45 नीचे जा रहे हो एंड इट गोज उल्टा, 42 लास्ट होता है, उसके 43 44 45 46। तो जब आप इसका एलिवेशन क्रिएट करोगे तो ये ऊपर नजर आएगा। तो बेसिकली इट इज द रिज। अब रिज इसे आप एक माउंटेन को रिज ही कह सकते हो, एनी छोटा माउंटेन है बड़ा हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट जो फॉर्म बनती है इसको रिज ही कहते हैं।
और जी पेरिफेरी की लाइन जो फॉर्म होती है इसको हम लोग रिज लाइन कहते हैं। तभी काफी सुना होगा आपने कि माउंटेन्स की रिज लाइन दिख रही है, क्लियर है, आज धूप बहुत अच्छी क्लियर है तो यू कैन सी द रिज लाइन। तो रिज लाइन का मतलब है पहाड़ों का जो पेरिफेरी होती है वो बहुत क्लियर नजर आती है। नाउ विल कम टू समिट। समिट इज बेसिकली हिल और अ माउंटेन टॉप। जो टॉप होता है दैट इज कॉल्ड द समिट। अब सैडल क्या होता है? ट्रांजिशनल रिज बिटवीन द टू और मोर समिट्स। दो पहाड़ के बीच में जो ट्रांजिशन बनती है एकदम, उसे हम सैडल कहते हैं। अब जैसे कि आप ड्राइंग ये वाला एक आप मैप देख रहे हैं, इसमें लॉट ऑफ कॉन्टूर्स आ रहे हैं। अब यहाँ से टॉप से आप नीचे नीचे होते जा रहे हो और यहाँ पे एक और माउंटेन है एंड इट इज गोइंग डाउन ग्रेजुअली। तो जो बीच का एरिया जो यहाँ पे बच रहा है इट इज द सैडल। इसे हम सैडल कहते हैं। So there are saddle, you have summit, you have ridge, and you have swale. तो तीन चार चीजें हैं जो कि it is there. Now we are going to come to the geological geology and the soil basically. जैसे हमने अभी तो we talked about contours and contour lines. This talks about soil condition. अब वहाँ की रॉकी है कैसी है, फर्टाइल है कि इनफर्टाइल है, वहाँ की मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, इज इट लूज सॉइल, इट इज सैंडी सॉइल और इट इज पोरस। सारी चीजें आपको वो होती हैं जिसके बेसिस पे आप उसकी सॉइल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो। तो उसमें सेडिमेंट्री इग्नियस या मेटामॉर्फिक फॉर्मेशंस हैं कि नहीं है। सेडिमेंट्री इग्नियस और मेटामॉर्फिक, दीज आर द काइंड ऑफ रॉक्स व्हिच यू माइट हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी। और वहाँ पे इस टाइप की रॉक्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। वहाँ की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है? बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब है वहाँ की अर्थ में की कितनी क्षमता है किसी चीज को होल्ड करने की। आप बिल्डिंग बना रहे हो, क्या वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी है? कैन इट यू नो होल्ड योर बिल्डिंग? और वहाँ का लैंड फॉर्म कैसा है? यू हैव हेवी वेजिटेशन और यू हैव नो वेजिटेशन एट ऑल। तो ये सारी इरोडेबिलिटी की, वहाँ पे अगर वेजिटेशन कम होगा तो इरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं। दैट इज वन रीजन वाई forests are being cut and then the erosions are soil is getting depleted, which is so much into news nowadays. तो वो इरोडेबिलिटी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि सॉइल के बारे में जब हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी रिसर्च में जाती हैं। Data provided on susceptibility of erosion, fertility, structural capacity, drainage characteristics and typical native plants. वहाँ के बारे में डेटा भी प्रोवाइड किया जाता है कि वहाँ की इरोजन की क्या स्थिति है, फर्टिलिटी, वहाँ की स्ट्रक्चरल कैपेसिटी कैसी है, मतलब स्ट्रक्चर को होल्ड करने की क्षमता कैसी है, ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक मीन वहाँ पे बारिश होती है तो कितनी होती है, और बारिश होती है तो वाटर चैनल कहाँ से बनता है। तो यू शुड नो अबाउट दैट। ऐसा ना हो जहाँ पे आपने घर की जमीन खरीदी बोलेगा बारिश आई और वहां से पानी की फ्लो ही वहां से निकलता है और आप इतने बड़े पहाड़ पे आप वो एरिया भर तो सकते नहीं हो। इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो ये सारी चीजों को नोटिस करा जाता है एंड देन वी कीप इट इन माइंड। Designer tend to map soil according to development and suitability. Often only 3 categories are displayed ranging from most suitable to the least suitable for development. यही चीज है कि डिजाइनर को ये सारी चीजों को ध्यान में भी रखना चाहिए और 3 से 4 कैटेगरीज के ऊपर रेंज पे होता है कि वहाँ का जिसपे सूटेबिलिटी ऑन सूटेबिलिटी डिपेंड करती है। नाउ हाउ डज टोपोग्राफी अफेक्ट आर्किटेक्चर? अब ये सारी चीजें आर्किटेक्चर पे कैसे इफेक्ट करती हैं? ऑफ कोर्स इट अफेक्ट। इसके आई गेस जिस चीज को लोग अनटच्ड छोड़ देते हैं एज अ स्टूडेंट, आप प्रोफेशनल हो गए तो आप इसको इग्नोर ही नहीं कर पाओगे। इट इज सो सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोपोग्राफी इफेक्ट ऑन आर्किटेक्चर इज immense. The basic support of the building is supposed to be the ground, and if you are building on a highly sloped site, an architect must consider the slope of the site in determining the finished floor elevation, and if multiple entry levels will be needed to get in and out of the building.
जब एक आर्किटेक्ट बहुत स्लोप साइड पे काम करता है, जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, तब उसको ये चीज़ें बहुत ध्यान में देनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इवेंचुअली घर के अंदर आप पता नहीं कौन सी फ्लोर पे एंट्री करोगे, और और आप किस लेवल पे ऊपर जाओगे और नीचे जाओगे, एंट्री और एग्जिट्स भी आपको नहीं पता होता है, बिकॉज यू वर्क ऑन स्लोप, यू वर्क ऑन डिफरेंट लेवल्स इन द हाउस। इट इज नॉट दैट इजी। जैसे कि एक लेवल पे घर है, तो आपने आज की डेट में दिल्ली में कोई घर बनाता है तो एक एक स्टाइल के लिए 2-3 स्टेप्स देके लेवल अप एंड डाउन कर देता है, बट वहां पे लेवल अप एंड डाउन इज इम्पोर्टेंट। आपको एक लेवल पे चढ़ रहे हो तो आप दूसरे लेवल पे नीचे पहुंच जाते हो, बिकॉज इट्स स्लोप। और इतना इजी नहीं है कि आप वहाँ पे फ्लैट लैंड क्रिएट कर सको। पहाड़ों पे आप लैंड फिलिंग नहीं कर सकते मेजर। ऐसा नहीं है कि आपको सीधी करनी है, मैंने प्लान कर दिया अब तो मुझे सीधा लैंड चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, मिट्टी भर देते हैं। नहीं हो पाता, मिट्टी आप नहीं भर पाओगे, इतनी मिट्टी नहीं भर सकते। यू कैन मेक अ स्लोप, जस्ट मेक अ फ्लैट पीस ऑफ लैंड। इन दैट सिचुएशन यू रियली हैव टू थिंक कि लेवल कितने डिफर कर रहे हैं और आपको प्लानिंग किस हिसाब से करनी है and how it works. We will come to the designing of that also. I'll give you few examples और मैं समझा दूंगी आपको कि कैसे डिजाइन होता है और क्या क्या चीजें। But let's go into the understanding first. The house building design cannot begin until you have information related to the site, topograph, soil conditions, surroundings, plot size, elevation, existing trees, etc. etc. That means आप डिजाइन तब तक शुरू कर ही नहीं सकते जब तक कि आप के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। साइट, सॉइल, सराउंडिंग, एलिवेशन, ट्रीज, बाउंड्रीज, एंट्री, रोड कहाँ है, ये सारी चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। इट इज मैंडेटरी। How does topography affect construction work? Topography, if a site is flat, the topography may not influence the location and layout of the building. But on a sloping side, the topography is likely to be a significant design factor. The slope of a site or a slope of an adjacent site may affect the access of sun and the view. अगर आपकी लैंड फ्लैट है तो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है टोपोग्राफी, इतना फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी स्लोपिंग है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और आपको उस साइट की के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, बिकॉज आपको सन, व्यू, एंगल, एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अब हम थोड़ा सा दिल्ली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और बीइंग द कैपिटल ऑफ द कंट्री थोड़ा सा पता होना चाहिए। दिल्ली बेसिकली बहुत ही सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ, दिल्ली में फ्लैट लैंड है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, बहुत सारे लेवल्स नहीं है, बट basically topography of Delhi is divided into three different parts: the plains, Yamuna flood plain and the ridge. कुछ एरिया में रिज है, कुछ एरिया में प्लेन है और यमुना फ्लड प्लेन है। जो एरिया दिल्ली में लोगों ने देखा होगा जहाँ जो ट्रांस यमुना एरिया होता है, वो यमुना के सराउंडिंग्स में आ जाता है, जहाँ अक्षरधाम टेम्पल बना है। I'm sure few people who live in Delhi they can relate to it. That is actually the Yamuna river that was flowing from that area. तो अभी यमुना रिवर क्योंकि वो ड्राई होती जा रही है और सूखती जा रही है, तो दैट एरिया हैज बिकम अ ड्राई एरिया, बट दैट इज सर्टेनली अ फ्लड प्रोन एरिया। आई रिमेम्बर, आई थिंक आज से अप्रोक्सीमेटली 10 साल पहले व्हेन आई यूज्ड टू क्रॉस दैट एरिया, रेनी सीजन में पूरा का पूरा पानी भरा होता था उस एरिया में। जब पानी ज्यादा भर जाता था तो सब लोग दिल्ली में ही पानी को छोड़ देते थे, एंड देन द होल एरिया यूज्ड टू बी लाइक फ्लडेड। और वहाँ पे स्लम्स रहते थे, गरीब लोग रहते थे, उन लोगों को अपनी झोपड़ियाँ हटा हटा के दे यूज्ड टू कम आउट टू द एज ऑफ द रोड। so that was kind of a situation. आज वहीं पे टेम्पल बन गया है। लकीली अभी तक कोई इश्यूज नहीं आए हैं, बट that can be a chance of such situations to come. और बट दिल्ली में प्लेन्स ज़्यादा हैं एंड थोड़े से हैं जो रिज लाइंस हैं, विच इज़ अरावली रेंज विच इज़ इन दी एनसीआर एरिया। एंड दिल्ली में भी इफ़ यू क्रॉस वसंत कुंज, जो बच्चे उस एरिया में साउथ दिल्ली में रहते हों, या आप लोगों ने ये जो अटेंड कर रहे हैं क्लास, अगर आपने दिल्ली देखा है तो वहाँ पे अरावली रेंज वसंत कुंज एरिया में दिखती है। तो वो सारे कुछ कुछ हैं जो चीज़ें दिल्ली के बारे में हैं। अब दिल्ली का टोटल एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 42.7 किलोमीटर स्क्वायर and it forms a small part of Delhi metropolitan area. Since the city is located on the Indo-Gangetic plains,
देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन एलिवेशन अक्रॉस द सिटी, क्योंकि वो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के पास लोकेटेड है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिवेशंस नहीं है. New Delhi and surrounding areas were once a part of Aravalli Range, while New Delhi lies on the floodplains of Yamuna River. पहले दिल्ली में बहुत अरावली रेंज थे, जब यू नो इन मुगल्स थे, इन्वेडर्स थे, तब थे. अब थोड़े कम हो गए बिकॉज वी स्टार्टेड एक्सकवेटिंग एंड मेड इट मोर फ्लैट. लेकिन वहाँ पे अभी भी दिल्ली जहाँ पे है वो फ्लड प्लेन्स ऑफ यमुना रिवर है, जो कि it is an essentially a landlocked city. New Delhi falls under seismic zone 4. Seismic zone 4 में आती है and making it very vulnerable to earthquakes. मतलब कि वहाँ पे zone 4 में आती है, के chances बहुत ज़्यादा हैं. So this is about a little part of Delhi, and it is a map where you can see color zones यहाँ पे दिखा रखे हैं. जो red area that is the highest area, and the yellow is the lower, and the green goes much lower. ये flat zones ही आ रहे हैं. तो जो ये यहाँ पे यमुना रिवर बह रही है उसके सराउंडिंग वाला ज़्यादा ब्लू है, बिकॉज वो यमुना लेवल पे आ गया है. And this red zone is coming is supposed to be the ridge which is in Delhi. अब इस जो रिज एरिया है यहाँ पे, if you go to I guess if you go to Green Park or maybe to Greater Kailash also, Greater Kailash, you can actually feel the level up and down. आप रोड पे होते हैं तो आपको ऊपर नीचे है, बहुत अच्छा खासा है. So that kind of feeling somewhere you have in Delhi. और तो if you are working on a टू लेवल, हम लोग को दिल्ली में थोड़ा तो ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज अगर बिल्डिंग बहुत बड़े साइज की है, प्रॉब्लम 3-4 एकर्स की लैंड है, तो डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसमें लेवल ड्रॉप्स आ जाते हैं. शायद जहाँ पे एंट्री हो और आपका बिल्डिंग बन रही हो तो 10 मीटर का डिफरेंस आ गया, और 10 मीटर नहीं तो 3 मीटर 4 मीटर का भी डिफरेंस आ गया, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल साइज, आई एम टॉकिंग ह्यूज साइज जहाँ 10-12 मीटर का डिफरेंस होता है, वहाँ पे लेवल डिफरेंसेस दिल्ली में भी नजर आते हैं. Now I'll come down to the designing aspects. Some design पे थोड़ा सा discussion करेंगे. I've picked a few 3Ds and few plans for you, जिसमें I'll explain you कि डिजाइनिंग के ये इमेज बेसिकली इसमें यही शो कर रहा है कि अगर आपकी लैंड स्लोप डाउन कर रही है तो हाउ इफेक्टिवली कैन यू डिजाइन सो दैट आपको लैंडफिल ना करनी पड़े. इट इज़ वेरी इजी टू से, बट अगर आपको इसको काट के स्ट्रेट करना पड़ा, इट्स अ ह्यूज एरिया, एंड इतने एरिया को फ्लैट करना इज गोइंग टू बी आई मीन वेरी अनप्रोफेशनल. आपका कार्य, आपका प्रोफेशन है, एंड देन यू शुड इंटेलिजेंटली बी वर्किंग विद दैट क्राइटेरिया इन माइंड कि स्लोप है तो स्लोप में कैसे करना चाहिए. एंड द हाउस लुक्स वंडरफुल व्हेन इट इज मेड ऑन स्लोप. उसके जो डिफरेंट लेवल्स क्रिएट होते हैं, एंड देन द टेरेसेस, you can see how amazing it is looking. Delhi के घर इतने खूबसूरत लगते नहीं हैं जितना ये लग रहा है. In a way, probably the house entry would be somewhere here. यहाँ पे कोई road आ रही होगी, and then you enter on this level, and then you internal stairs से आप नीचे आते हो, and then again नीचे आते हो, and then again नीचे आते हो. So it's like you're going down the levels. सारे columns exposed हैं. These are actually columns, और नीचे जाके footings हो गई हैं. तो ये फाउंडेशंस आर काइंड ऑफ यू नो विजिबल, और यहाँ पे आपको पूरा बीम स्लैब का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है. बट इट्स ओके, आई मीन इट लुक्स नाइस एंड इंटरेस्टिंग. और इसमें डायरेक्ट जाने के लिए इन्होंने पूरी स्टेप्स दी हुई हैं. यू कैन गो डाउन स्ट्रेट अवे टू द पूल साइड, और यू हैव द इंटरनल थिंग ऑल्सो. तो दैट इज हाउ यू वर्क व्हेन यू वर्किंग इन स्लोप्स. आप स्लोप्स में स्ट्रेट लेवल नहीं लेते, आप नॉर्मली एक लेवल के बाद नीचे ड्रॉप होते हैं, एक लेवल के बाद नीचे ड्रॉप होते हैं. तो आपको कैलकुलेशन करके रखनी होती है कि फॉर सपोज ये आपका 0 लेवल है, एंड आपका ये वाला इसमें 1 2 3 लेवल दे रखे, तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो 10 मीटर का डिफरेंस होगा. यहाँ से यहाँ के बीच में अगर 10 मीटर का डिफरेंस है, तो आपको उसको कैसे ड्रॉप डाउन करके प्लानिंग करनी है कि आप 0 लेवल पे आके अपने घर को एंड अप कर दो. तो दिस इज here. This is another view which shows the similar kind of thing कि यहाँ पे आपका कहीं पे एंट्री होगी, and then steps are going down
sloping down, and then you actually step into this living area, master bedroom, and then there's an internal stairs which goes down. You have a dining area, and no, if I zoom it for you, you can see this is the dining. It's an open kitchen and a dining, which is looking towards the pool. Pool के सामने दिख रहा है, and you have the Rocky Mountain at the back. Backdrop बहुत interesting और beautiful लगा है. So this is how basically the design criteria and designing के criteria बहुत different हो जाते हैं जब आप काम करते हैं इस पे. तो ये एक और है. It's a you know it's being created on SketchUp. जिसमें you can see a car here, that means the road is there, and then he has parked the car here, and then this is the main living, common living and everything, probably a bedroom somewhere here. और sun for sure इधर होगा because lot of glass is there, that means इसका यहाँ पे south होगा यहाँ south west होगा, so that lot of sun can get into this. तो यहाँ से and then एक step अंदर भी एक staircase होगी which goes down, and then you come down and then you are on this area. और इन्होंने ऊपर and नीचे भी इन्होंने कुछ ना कुछ इसके नीचे भी दिया होगा, so that this area becomes a usable area. So from the back, this was from the front, from whatever you say that was front or this was front, I don't know, but यहाँ पे लिखा है कि ये road है and then the car is parked. Here somewhere he actually enters into the house, and this is another hall. Here it has a balcony, so that means this must be east, I guess. So east to west और इस तरफ आपका south होगा, कुछ ऐसा होगा. तो इस तरीके से इन्होंने कुछ डिजाइनिंग की है. Okay. I hope आप लोग को समझ आ रहा होगा. I've tried to be as simple and as I was trying to make the whole presentation simple and with information. ये एक आपको ये एक इमेज शो कर रहा है कि आपके कॉन्टूर्स कैसे होते हैं और उस कॉन्टूर्स पे आपको वर्क कैसे करना होता है. These dotted are the actual contours. अगर सपोज आपको साइट यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप ये नहीं कि आप बिल्कुल लैंडफिल नहीं करोगे, थोड़ी बहुत लैंडफिल करके आप क्रिएट कर सकते हो. तो व्हाट दे आर शोइंग इज कि आप अर्थ कहाँ से लाओगे. आपको मिट्टी चाहिए, आप मिट्टी कहीं और से नहीं लाओगे, मिट्टी आपको अपनी साइड से ही जनरेट करनी है. तो व्हाट दे हैव डन इज इस एरिया को फ्लैट करने के लिए उन्होंने यहाँ से कटिंग करी है, सॉरी यहाँ से कटिंग करी है. ये वाली जो क्या बोलते हैं यहाँ की जो from if you can see 14, 16, 17, 18, 24, 26, 28 जा रहा है, so that means this is higher and this is lower. जब यहाँ से higher है तो इन्होंने क्या किया, इस contour में से ये cutting कर दी, इतनी earth जो निकली वो इसमें fill in कर दी. So what happens is you get this chunk of flat area. अब इसको इन्होंने section में cut करके दिखाया. ये dotted is the original side थी जिसपे ये slope था, and then अब आपका ये slope आ गया. So you are getting this as a flat zone. अब आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, जो डिजाइन करना है, तो आप यहाँ से कहीं एंट्री दोगे, अपर फ्लोर, एंड यहाँ पे नो लोअर फ्लोर क्रिएट कर दोगे, एंड सो ऑन. तो इस तरीके से आपके फ्लोर लेवल वाइज चलते हैं. जैसे आपके कॉन्टूर्स मूव कर रहे हैं, आप उस तरीके से मूव करते हो. तो ये लैंडफिल की एक डायग्राम है which exactly tells you how the landfill is done, and then the site is prepared. This is few of the sections which I have picked up from for your information and for your references. कि किस तरीके से ये देखेंगे किस तरीके से यहाँ से एंट्री करके आप जाते हो, and then you have this area, and then how you step. यहाँ से भी आप step up होके इस level पे जा रहे हो, और यहाँ से आके step down होके कैसे जा रहे हो. So everything you have to वर्क आउट. लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको लेवल के साथ स्टेप डाउन होना है, कहाँ पे स्टेप्स देनी है, आप कैसे उस लेवल पे पहुंचे, सब कैलकुलेशन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. अगर आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो साइट पे प्रॉब्लम होगी. साइट आपके दिमाग में इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपका क्या डिजाइन. Here also in the section you can see the footings, how the footings are actually
being designed and किस तरीके से ये डॉटर में दिखा रहे हैं कैसे स्लोप था, इसको थोड़ा सा इन्होंने यू नो कट करा है अर्थ को, और इसमें यहाँ पे रूम किस तरीके से वर्कआउट किए हैं. So your level is here, you go up and reach here, this is your balcony, this is upper levels. Somewhere there must be this is showing somewhere there must be a staircase which reaches here. You come down to this level and you have the balcony. And from here you can go down, must be having steps somewhere, so you come to the outside kind of a lifted veranda, and then you step down to the landscape in front. तो इस तरीके से एक बार आप लोग सेक्शंस को थोड़े ध्यान से देखेंगे, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. दिस इज एन इंडिविजुअल हाउस जहाँ पे हमने 2-3 सेक्शंस कट करके दिखाया है कि कैसे बेसिकली होगा. हाउ डू यू एंटर. दिस इज योर अपर लेवल. अपर लेवल में से स्टेप्स नीचे जा रही हैं, ये भी स्टेप्स नीचे जा रही है. फ्रॉम दिस इज होल इज अपर लेवल. यहाँ पे एक बेडरूम है, यहाँ बेडरूम है, और यहाँ से आप एंटर होते हो एंड देन यू गो स्टेप डाउन. व्हेन यू स्टेप डाउन then you reach another level. So here if it is like this, आप इस level पे ये section line 1 जो दिख रही है वो ये section है. You enter in, आपका ये वाला floor area आ गया. आपको यहाँ पे steps दिख नहीं रही. आप इसमें अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये dotted में steps दिखाई दी हैं. Imagine यहाँ से जब section कटा है तो ये portion है, and then you step down to come to the other level, lower level, और आपका ये landform ऐसे जा रहा है. ये चीजें सेक्शन पहले ही काट लिया जाता है उस एरिया का, एंड उस सेक्शन के हिसाब से ही प्लानिंग की जाती है और उसको फिट किया जाता है. बहुत इंटरेस्टिंग है ये. आई मीन आई जस्ट जितना मैं आपको मतलब समझा रही हूँ अच्छे से और आपको बता रही हूँ इंफॉर्मेशन, उतना ही मुझे इंटरेस्ट खुद भी आ रहा है. इट्स अ रियल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू डिस्कस अबाउट, एंड इससे मुझे भी काफ़ी कहते हैं ना, lot of things I have come to know a lot of things when I was researching and preparing the presentation for you. इसमें ये जो लाइन दिख रही है आपकी कुछ कॉन्टूर्स लाइंस हैं. ये ब्रेक इसलिए हो गई क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप कॉन्टूर लाइंस बहुत डिफाइन होके नहीं दिखाते, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो ना आपकी इमेजिनेशन में आ जाती हैं. तो यू रियली डोंट हैव टू मेक इट एवरीवेयर. बट ये क्लियर है कि एक ये कॉन्टूर लाइन है, देयर इज अनदर कॉन्टूर लाइन मूविंग हियर एंड अनदर हियर. 3-4 कॉन्टूर लाइंस हैं, एंड देन दे हैव वर्कड आउट. एक लेवल पे आप शुरू होते हो इस लेवल पे, and you're going stepping down. ये जो दिखाए हैं these are you know rocky pathway. हिल स्टेशन में आप देखोगे बहुत सारे पत्थरों से वो पाथवे क्रिएट कर देते हैं स्लोप डाउन होता हुआ. So you were basically at this level, then you are sloping down and moving like this. Another level, जब आप यहाँ से नीचे आए तो यहाँ पे आप इसमें एंटर करोगे इस फ्लोर पे. You come to this floor, और बाहर से आप मूव करके नीचे जा रहे हो, डेक पे जा रहे हो, और यहाँ पे स्विमिंग पूल है. So these stones are actually showing the pathway, irregular informal pathway reaching to that place. यहाँ पे आपका गराज है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हो शायद, you can see this. Oh sorry, this is the garage area where you can see this. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गराज एरिया, ये कार पार्क्ड है, and then you move down and here you enter into this level, floor पे इस लेवल पे आ जाओ. ये वाला जो लेवल आप यहाँ से, ये वाला एक्चुअली फर्स्ट लेवल है. यहाँ से आप आओगे, आप यहाँ से नीचे जाओगे और इस लेवल पे आ जाओ. दिस इज द इंटरनल स्टेयरकेस. इस स्टेप से आप यहाँ गए एंड देन नीचे गए तो आप इस लेवल पे पहुँच गए. यहाँ पे आके यू कम टू द लोअर लेवल. अब इस लेवल से आप सीढ़ियों से नीचे जाओगे तो आप डेक जोन पे आ जाओगे. ये जो डेक एरिया है, अंदर से ही आप यहाँ पे स्टेप डाउन करोगे तो स्विमिंग पूल में चले जाओगे. So पूरा का पूरा कहते हैं ना, the whole game is about levels only and then how you step down. So if you understand, that is clear into your mind, designing is amazing and very interesting also. ये भी कुछ sections ही हैं, some smart sections I've picked out. ये दिखाया है कि mountains को कैसे आपने कट करके, जैसे कोई you made a house here, और ये retaining wall बनाई है so that you can retain the earth, the slope. और ये आपने सेक्शन क्रिएट किया. सिमिलरली सेक्शन है जिसमें ये ग्रे लाइन है, ये एक्चुअल लाइन है, और थोड़ा सा इन लोगों ने सेक्शन में काट लिया है. जरूरी भी नहीं है, ये वो भी हो सकता है. जब एलिवेशन डिफरेंस आते हैं तो ये पीछे वाली लाइन भी शो कर सकते हैं.
Arpana ma'am, Yes, sir. sorry to disturb you, ma'am. Ma'am, we've exceeded time today. Oh, I'll just take 2 minutes. Yeah, ma'am. Please. हाँ. Similarly, this is on a steeper mountain, तो ये बहुत steep होके जा रहा है. तो इसमें I'll not explain you much. These are few images which I picked up, which actually shows you how slope works and how you have the level drops. You enter here and then you step down to different levels and you come down to the lowest level here. कुछ images हैं which are very interesting. You just can have a look at them. Mm. That is all, which covers up the most of the information which I could have shared with you, and thank you so much.